हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हूं और मैं ये 40 क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं, जो सीटेट में आपके प्रश्न आते हैं, उसमें ज्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं जो अगर मैं बात करूं तो किसी थ्योरी या उससे रिलेटेड नहीं होते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। मैं बार बार ये कहता रहता हूं। कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो अगर उसका ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये होता है कि जो उसमें पॉजिटिव आपको लगता है ना कि ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो पॉजिटिव आंसर आपको लगता है वो ऑप्शन पे आपको टिक करना चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया कि अगर कोई बच्चा है और बच्चा जो है क्लास में पढ़ाई कर रहा है और वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना कि वो इन सब गतिविधियों में ज्यादा, मतलब जो बाहरी गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दे रहा है और पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको उसको दंड देना चाहिए, आपको उसके माता पिता को बताना चाहिए, या आपको जो है उसको स्कूल से निकाल देना चाहिए। और एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको उसको समझाना चाहिए, आपको उसको बैठा के उसको समझाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें से 3 ऑप्शन आपको निगेटिव ऑप्शन लगेंगे और चौथा ऑप्शन जो होगा आपको वो पॉजिटिव ऑप्शन लगेगा। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पॉजिटिव आंसर होता है उस पर टिक करना चाहिए आप लोग को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन तो आता रहेगा अलग अलग तरह का, क्वेश्चन अलग अलग तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछेगा वही, लेकिन आपको देखना रहेगा उसमें से कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। आप अपने अंदर जो भी थिंकिंग रखते होंगे, लेकिन आप जो आंसर सिलेक्ट करेंगे वो एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित व कुंठित रहता है। कक्षा 4 का कोई बच्चा है और वो सदैव चिंतित रहता है या कुंठित रहता है, अंदर से कुंठित रहता है वो, तो आप शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। बहुत तरह के ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो हमारी भूमिका ये रहेगी कि हम परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, हम परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, हम उसको परामर्श देंगे, हम उससे बात करेंगे कि वो क्यों चिंतित है, वो क्यों कुंठित है, हम उससे बात करके उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमारी भूमिका क्या होगी उस समय, परामर्शदाता की भूमिका होगी हमारी, ठीक है। आगे आता है क्वेश्चन 1, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, कब होता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था? 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम लोग प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। ये सब जो क्वेश्चन है ये सब याद करने वाले हैं कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, पूछ देता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये है 6 से 8 पाउंड, 6 से 8 पाउंड जन्म के समय बालक का भार होता है। आगे बात करते हैं, चौथा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है। आप लोग पढ़े होंगे किशोरावस्था को कई तरह के जो विद्वान ने कई तरह से बात की है, तो इसमें जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? तो जो किलपैट्रिक है उन्होंने कहा है इसे जीवन का सबसे कठिन काल, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की। वस्तु स्थैर्य का मतलब है कि वस्तुओं की स्थिति और उसके प्रकार को जानने की जो समझ होती है उसके विकास को समझाने की कोशिश किसने की थी? तो उसके विकास को समझाने की कोशिश की, जो वस्तु स्थैर्य है इसके विकास को समझाने की कोशिश किसने की थी? जीन पियाजे ने की थी। किसने की थी? जीन पियाजे ने। आगे बात करते हैं कि किशोर मनोविज्ञान के पिता कौन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है कि किशोर मनोविज्ञान, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था जो होता है, तो किशोरावस्था में जो किशोर मनोविज्ञान होता है उसके पिता, उसके फादर किसको बोला जाता है? तो उसके फादर है स्टेनली हॉल, उसके फादर है स्टेनली हॉल। और यही मैं एक चीज आपको और जोड़ के बताना चाहता हूँ कि जो आप लोग सुने होंगे कि जीवन का जो इन्होंने ही कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो तूफान की अवस्था होती है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा था? स्टेनली हॉल नहीं बोला था। और किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था? उन्होंने किलपैट्रिक ने कहा था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है मनोविश्लेषण। आगे क्वेश्चन हमारा है, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे सिगमंड फ्रायड। कौन थे वो? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रिया वियना के थे और वो क्या थे? मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था। आप जो मनोविज्ञान पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत तरह के पार्ट हैं, जैसे मतलब बहुत तरह से इसको समझाने की कोशिश किया गया है। कोई संरचना के हिसाब से बता रहा है,
कोई गेस्टाल्टवाद मिलता है, कोई आपको समाजवाद में मिलते हैं, तो उसी में एक मिलता है व्यवहारवाद। मतलब कि मनोविज्ञान को व्यवहार के हिसाब से समझाने का काम किसने किया था? व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। ये जरूर याद रखना है आप लोगों को कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद वाला कौन था? वो था वाटसन। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हम लोग को प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाना है, चाहे हम लोग को टीचर बनना है, तो क्या जरूरत होती है बाल मनोविज्ञान को पढ़ने की? क्या जरूरत होती है? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की क्या जरूरत होती है? शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने की ये जरूरत होती है कि हम बालक की समस्याओं को समझ सके, बालक को समझ सके, बालक को ये देख सके कि बालक किस तरह से वो अपने अंदर ज्ञान को विकसित कर सकता है। तो ये किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या उद्देश्य है इसका? ये है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। मतलब कि बालक को केंद्र मान के जो शिक्षा दी जा रही है उसका विकास कैसे हो सकता है? जब तक हम लोग बालक के बारे में नहीं जानेंगे अच्छे से, तब तक वो विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग को शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ता है। आगे हम लोग बात करते हैं, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। गेट्स एक विद्वान है, उनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते हैं उसकी क्या सीमा है, कहाँ तक उसकी सीमा है? तो वो सीमा अस्थिर है। अस्थिर का मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। और परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब है कि वो परिवर्तन भी हो सकता है। मतलब कह सकते हैं कि वो डायनेमिक नेचर का हो सकता है। डायनेमिक का मतलब होता है कि स्थिर नहीं है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। आज उसको हम लोग व्यवहारवाद के हिसाब से समझा रहे हैं, तो कल हो सकता है कि कोई संरचनावाद के हिसाब से उसको दूसरी तरह से समझा दे। तो ये फिक्स नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, अपनी उम्र के विभिन्न चरणों में बच्चे की बुद्धि का विकास हमेशा होता है। जैसे बच्चे शैशवावस्था में भी उनका बुद्धि का विकास हो रहा है, चाहे किशोरावस्था में हो रहा है, चाहे जितने भी बाल्यावस्था जो भी अवस्था में उनका बुद्धि का विकास होता है। तो बुद्धि का विकास किस तरह से होता है? बहुत तेजी से होता है, बहुत ही मतलब सामान्य तरीके से किस तरह से होता है? तो उसमें होता है वो सामान्य तरीके से, बिल्कुल सामान्य तरीके से उसकी बुद्धि का विकास होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अधिगम, बच्चों को अधिगम देना है हमको, तो सबसे अच्छा विधि कौन हो सकता है? अच्छा तरीका अगर बात करें तो सबसे अच्छा विधि है प्रदर्शन करने का। प्रदर्शन विधि को अगर हम लोग कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना या प्रदर्शन करना, ये सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों को कुछ अगर हमको बताना है तो हमको उसको करके दिखाएंगे तो हम लोग को ज्यादा, बच्चे उसको ज्यादा ग्रहण करेंगे अपने अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कथन है, पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। पुरुष जो होते हैं, ये एक कथन है। ये क्या है? पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह कथन दर्शाता है, क्या ये कथन दर्शा रहा है? किस चीज को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है लिंग पूर्वाग्रह को। जैसे कहने का क्या मतलब है? ये तो हम लोग पहले से पहले से चलता हुआ आ रहा है कि लोग कहते हैं कि पुरुष विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं एज कम्पेयर टू महिलाओं के, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। इन्हें हमने अपने मन में पहले से बना रखा है, पूर्वाग्रह इसको बोलते हैं। पहले से हमने इसको बना रखा है कि ऐसा होता होगा, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन देख के सिलेक्ट करोगे कि पॉजिटिव क्या है इसमें। जैसे मैं, आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो ऑप्शन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो आपको लगे आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसी में आप लोग बहुत तरह के ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने मन में क्या रख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपके ऑप्शन पॉजिटिव होने चाहिए। आगे बात करते हैं कि डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा है? आप बहुत तरह के पढ़ोगे, डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, तो डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है, पढ़ने से रिलेटेड विकार है। पढ़ना लिखना नहीं, पढ़ने से रिलेटेड क्या है? एक विकार है। उसी तरह डिस्कैल्कुलिया है, तो वो गणित से संबंधित विकार है। गणित में जोड़ने घटाने से रिलेटेड जो गलतियां होती है उसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षण के 2 सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। मानकीकृत परीक्षण, मानक के हिसाब से जो परीक्षण किया जाता है उसको हम लोग मानकीकृत परीक्षण बोलते हैं। तो उसके हिसाब से किया जाने तो परीक्षण कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? एक तो विश्वसनीयता होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए? वैध होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। जो परीक्षण हम लोग कर रहे हैं मानक के हिसाब से, मानकीकृत परीक्षण कैसा होना चाहिए, उसके क्या इंपॉर्टेंट लक्षण होने चाहिए? तो एक तो ऐसा है कि वो विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए और दूसरी चीज है कि उसमें वैधता होनी चाहिए। बात करते हैं हम लोग कि व्यक्तित्व परीक्षण का सबसे अच्छा मूल्यांकन होता है। आप लोग पढ़ोगे परीक्षण के बारे में, तो व्यक्तित्व परीक्षण होता है। व्यक्तित्व परीक्षण कई तरीकों से होता है, तो जो सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है उसका, वो कौन सा होता है? सबसे अच्छा मूल्यांकन अगर हमको व्यक्तित्व परीक्षण का करना है, सबसे अच्छा मूल्यांकन, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग उसको
सूची परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग? सूची परीक्षण के द्वारा। सूची परीक्षण के द्वारा, इन्वेंटरी मेथड के द्वारा हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन को सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन को सबसे अच्छे तरीके से करना है तो सूची परीक्षण के द्वारा करेंगे हम लोग, जिसको हम लोग इन्वेंटरी मेथड या इन्वेंटरी टेस्ट कहते हैं। आगे है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मतलब होता है, मूल्यांकन को समझते हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है कि बालक का हम एक क्या करते हैं, समय समय पर उसका एक परीक्षा लेते हैं। आप लोग देखते हो ना, एक उसका मूल्यांकन होता है हमेशा 6 महीने पे, 1 साल पे, मासिक भी होता है, कभी कभी साप्ताहिक भी लोग लेते हैं। मूल्यांकन करते हैं बच्चों का कि बच्चों को जो अधिगम दिया जा रहा है, बच्चे में कितना उनका वो अधिगम में कितना उनका संप्रेषण हुआ है, उसको देखने के लिए मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, अधिगम में अंतराल को पहचानना और उपाय करना। कि अधिगम में अंतराल, अधिगम में बाधा आ रहा है, तो अधिगम में बाधा क्यों आ रहा है? जैसे बालक का नंबर कम आ रहा है, यानी कि उसके अधिगम में बाधा आ रहा है, तो उसको पहचानना है हमको, पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, और उसका उपाय करना है कि क्यों बाधा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आप लोग पढ़ोगे 14 तरह के संवेग होते हैं, तो आप लोग पढ़ोगे कि उसमें मैकडूगल के अनुसार 14 तरह के आपको संवेग मिलते हैं। तो संवेगों में आपको दिया हुआ है कि इन चारों में से, 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा एक संवेग है? तो स्मृति, ध्यान, उत्तेजना और डर दिया हुआ है। तो जो ये डर है, ये क्या है? एक तरह का संवेग है। डर एक तरह का क्या है? संवेग है। ठीक है, संवेग का एक तरह से मतलब आप समझ सकते हो कि जो हम लोग एक्शन करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा होता है, उसी को हम लोग संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो संवेग 14 तरह के होते हैं, जिनमें से एक तरीका का क्या होता है? इसमें ऑप्शन में क्या है? डर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 अब है हम लोग का, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मतलब वह अवधि, बालक की वह अवधि, बालक के जो अवस्थाएं हैं उनकी वह अवधि जिसमें बालक अपने आप को वयस्क की तरफ समझने की कोशिश करने लगता है, वो कौन सी अवधि होती है? तो वो अवधि होती है किशोरावस्था। वो अवधि कौन सी होती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अपने आप को, अभी तो वैसे नहीं हुआ होता है, लेकिन वो संक्रमण होने लगता है उन सब चीजों का, कि अब वो क्या है, अपने आप को व्यक्त समझने लगता है। ठीक है, इसीलिए उसको तूफान का काल भी कहा जाता है, उसको उसका जो है जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें नए नए चेंजेस आते हैं, तो बालक जो है उस चेंजेस को समझ नहीं पाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उस समय सबसे ज्यादा परामर्श की जरूरत होती है बालक को किशोरावस्था में। अगर उसको अच्छी परामर्श मिल जाती है तो बालक अच्छी जगह अच्छी चीजें कर पाता है, और अगर अच्छी परामर्श नहीं मिलते हैं तो फिर वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो तूफान की अवस्था है, तो क्या हो, वो बिगड़ भी सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं? मानव के विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो पहली चीज है कि मानव का विकास कई तरीके से होता है। एक तो है शारीरिक है, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है उसका सामाजिक विकास, और चौथा है उसका संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो शारीरिक तो समझते ही हो कि बच्चा जो है धीरे धीरे उसके शरीर में ग्रोथ होता रहता है। संज्ञानात्मक का मतलब है कि जो चीजें उसको अधिगम प्रेशर की जा रही है उसको संज्ञान में ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर सामाजिक है, बच्चे कई तरह के होते हैं, आपको देखते हैं कोई बच्चे सामाजिक होते हैं, उनके दोस्त बहुत ज्यादा होते हैं, और किसी बच्चों के दोस्त होते नहीं है। और बच्चे जो है पैदा होते हैं उनके दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके दोस्त, मतलब दोस्ती करना आपस में, ये सब चीजें उनकी बढ़ती जाती है, यानी कि सामाजिक होते जाते हैं। आगे बात करें संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब है कि जैसे कि हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो बहुत धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, इस पे भी कंट्रोल करना सीखते हैं, रोने पे कंट्रोल करना सीखते हैं। तो ये सब चीजें संवेगात्मक विकास के दायरे में आ जाती है। ठीक है, छोटा बच्चा किसी चीज के लिए जिद करता है, रोने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो चीजों को समझने लगता है, और उस विकास में क्या होता है कि वो चीजों को, जैसे उसके संवेगों पे अपना कंट्रोल होने लगता है, तो वो भी एक तरह के संवेगात्मक विकास के डर उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे डर हम लोग बात कर रहे थे, तो छोटे बच्चों को डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो चीजों को समझने लगता है, तो डर धीरे धीरे उसका खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शैशव काल की अवधि होती है। शैशव काल की अवधि क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको शैशवावस्था बोलते हैं। अब है विकास किस दिशा में बढ़ता है? विकास कई दिशा में बढ़ता है। विकास को आप लोग देखोगे, विकास का नाम सुनोगे तो विकास कई दिशा में होता है, लेकिन इसमें मैंने लिखा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास हमेशा सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर बढ़ता है। और एक आपको मिलेगा ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि सर से पैर की तरफ भी क्या होता है? विकास की अवस्था बढ़ती है, उसकी एक दिशा होती है। ये प्रश्न पूछा गया था टीटेट में, इसलिए मैंने इसको उसके हिसाब से ऑप्शन लिखा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? विकास का विकास की मतलब बढ़ने की दिशा होती है। फिर है एकाधिक
एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, यहाँ पे लिखा है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। एक सिद्धांत होता है बुद्धि का, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत। तो ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। एकाधिक का मतलब ये है कि एक से अधिक, यानी कि बुद्धि क्या होती है, कई प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, बुद्धि को 3 प्रकार 4 प्रकार की मानी जाती है। बुद्धि अलग अलग होती है, हर बच्चों की अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। सबकी बुद्धि एक तरह की नहीं होती है। लोग कहते हैं ना कि सबका एक तरह का दिमाग होता है, लेकिन ये सही बात नहीं है। बुद्धि सबकी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए व्यवधापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह प्रभावित है, एक शिक्षिका है तो वो अपने विद्यार्थियों को अलग अलग अधिगम शैली, मतलब हर बच्चों के लिए अलग अलग, जैसे उनकी बुद्धि अलग अलग है तो उनके हिसाब से उनकी अधिगम शैली भी अलग अलग है। शिक्षिका उस तरह से अधिगम शैली अपना के उसको अधिगम दे रही है, संप्रेषण कर रही है अधिगम का। तो वो क्या कर रही है, क्योंकि किस बात से वो प्रभावित है, कहाँ से वो प्रभावित हो, कैसा कर रही है, तो वो है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या है कि आप पढ़ेंगे कि 3 तरह की बुद्धि होती है। तो 3 तरह की जो बुद्धि होती है, तो जो शिक्षिका है वो 3 तरह की बुद्धि है अलग अलग सबकी, तो उसके हिसाब से वो अपनी अधिगम शैलियों का इस्तेमाल करके बच्चों को शिक्षा दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ प्रश्न ये कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण निर्माण किसने किया था। जो बुद्धि परीक्षण आप लोग पढ़ते हो, मानसिक आयु निकालते हो, कहते हो ना आप लोग, मानसिक आयु, ओरिजिनल आयु इंटू 100 करके जो IQ निकालते हैं, बुद्धि लब्धि निकालते हैं, तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था एल्फ्रेड बीने ने। एल्फ्रेड बीने ने, उसमें आप लोग को मिलता भी है बीने परीक्षण, बीने का बुद्धि परीक्षण, बहुत तरह का मिलता है। तो सबसे पहले किसने किया था, एल्फ्रेड बीने। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, भाषा में सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आप लोग स्वनिम का नाम लोगे। भाषा में सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आप लोग स्वनिम का नाम लोगे, जिसको हम लोग फोनिम भी बोलते हैं। भाषा में सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम, जिसको हम लोग फोनिम बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन होती है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है रूपिम। रूपिम यानी कि मॉर्फिम। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो स्वनिम होगा, जिसको हम लोग फोनिम बोलते हैं। लेकिन भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई बोलेगा तो वो आपको हो जाएगा रूपिम, जिसको हम लोग मॉर्फिम भी बोलते हैं। आगे है, भारत में निर्मित भाटिया बैटरी परीक्षण है। बहुत प्रश्न पूछता है, तो मैंने इसमें भारत में निर्मित जोड़ा है ताकि आप लोगों को पता चले कि भारत से ही रिलेटेड है। भाटिया का मतलब क्या है, भाटिया आप देखते हो भारत के लोग ही इस्तेमाल करते हैं टाइटल। तो भारत में निर्मित भाटिया बैटरी परीक्षण है, क्या है ये बुद्धि मापन का एक यंत्र है। भाटिया बैटरी परीक्षण किस तरह का बुद्धि मापन का यंत्र है, ये शाब्दिक, इससे हम लोग क्या करते हैं, शाब्दिक बुद्धि मापन का यंत्र है। एक शाब्दिक है, एक अशाब्दिक होता है, तो ये शाब्दिक बुद्धि मापन का यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण व पुनर्बलन किस सिद्धांत के पद है। 4 तरह के पद लिखा हुआ है, 4 तरह के पार्ट लिखे हुए हैं, भाग लिखे हुए हैं। एक है अवधान, एक है धारण, एक है पुनः प्रस्तुतिकरण और एक है पुनर्बलन। ये किस सिद्धांत का पार्ट है, तो ये है एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये जो क्वेश्चन है ये 2017 टेट में जब मैं परीक्षा दे रहा था उस समय भी पूछा था, और टीटेट में भी एक बार ये पूछा था कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होता है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है। पहले इसको लोग ध्यान नहीं देते थे और सिलेबस में मिलता भी नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था। जैसे हम लोग के समय क्या था ना कि ये सिलेबस में नहीं इसको जोड़ा गया था, लेकिन जब बाद में जब परीक्षाओं में ये पूछने लगा लगातार तो ये प्रश्न को जोड़ा गया। ये एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैंने बहुत सारे यहाँ पे जो लिखा है ये सिद्धांतों के बारे में लिखा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जिसको हम लोग RS थ्योरी भी बोलते हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे, तो इसके प्रतिपादक थे BF स्किनर USA के थे, और इन्होंने अपने RS थ्योरी को, क्रिया प्रसूत जो इनका सिद्धांत है अधिगम का, किसके ऊपर अप्लाई किया था, चूहे और कबूतर पे किया था। ध्यान दीजिएगा, BF स्किनर ने चूहे और कबूतर पे इसका इस्तेमाल किया था RS थ्योरी के लिए। ठीक है,
अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत जिसको हम लोग CR थ्योरी भी बोलते हैं, CR थ्योरी भी बोलते हैं, किसने दिया था? IP पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? IP पावलोव ने दिया था। ये रसिया के थे और ये किसके ऊपर इन्होंने किया था? इन्होंने कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक है, आप लोग घंटी वाला सुनोगे, कुत्ते की घंटी वाला आपने कहानी सुना होगा कि वो खाना जो है घंटी बजा के देते थे, तो वो उसके हिसाब से है कि अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? IP पावलोव ने दिया था। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण की क्रिया से हमें अधिगम का पठार कब मिलता है? आप लोग बहुत तरह के वक्र के बारे में पढ़ोगे कि अधिगम का जब अधिगम हम लोग देते हैं ना, तो उसके बहुत तरह के वक्र बनते हैं। तो कोई जो है सीधा है, ऊर्ध्वाधर मिलेगा, कोई कुछ ऐसे मिलेगा, कोई नीचे की तरफ मिलेगा। तो उसमें अधिगम का पठार कब मिलता है? अधिगम का पठार हमें तब मिलता है जब अधिगम की प्रक्रिया रुक जाती है। जब सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है तो हमको अधिगम का पठार मिलता है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको TAT भी बोलते हैं हम लोग, के प्रतिपादक कौन थे? ये भी बहुत प्रश्न पूछा हुआ है कि TAT परीक्षण के, TAT करके ज्यादा पूछता है कि TAT के प्रतिपादक कौन थे? TAT परीक्षण के प्रतिपादक कौन थे? तो मार्गन वो मुर्रे थे इसके परीक्षण के। और इसमें क्या होता है, कार्ड की मदद से बच्चों को 10 कार्ड दे दिया जाता है, 10-10 कार्ड ऐसे दे दिया जाता है। कुल मिला के 30 और 1 31 कार्ड होता है। इसमें बच्चों को कार्ड दे दिया जाता है और कार्ड देके कहते हैं ना कि इस कार्ड के हिसाब से आप कहानी लिखो। बच्चों को अलग अलग तरह के कार्ड दे देते हैं और कार्ड को देख के आप क्या करो, इस पे कहानी लिखो। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये TAT परीक्षण उससे बेस्ड होता है। ठीक है, अधिगम के, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है, जिसको SR थ्योरी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली के ऊपर किया था। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्रिया प्रसूत एक मैंने बोला है और एक मैंने यहाँ बोला है, यहाँ पे कहा कि ये है हमारा अधिगम के प्रयास एवं भूल, क्रिया प्रसूत प्रयास एवं भूल। तो प्रयास एवं भूल का जस्ट अपोजिट है क्रिया प्रसूत। ठीक है, इसीलिए वो SR थ्योरी है और ये RS थ्योरी। वो SR थ्योरी है और ये क्या है? RS थ्योरी है। SR का मतलब होता है इसको अनुक्रिया, इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी बोलते हैं और इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी बोलते हैं। जो SR है ये अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत होता है ना, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, या इसको अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत बोलते हैं। तो SR का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक अनुक्रिया। मतलब ये है कि जब तक हमको कोई उद्दीपक नहीं मिलता है तब तक हम कोई अनुक्रिया नहीं करते हैं। ऐसा SR थ्योरी में है। थॉर्नडाइक वाले इसमें है कि जब तक कोई उद्दीपक नहीं मिलता है तब तक हम कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे क्या मतलब है कि जब तक हमें, मान लेते हैं कि जब तक हमें गर्मी नहीं लग रहा है तब तक हम पंखा नहीं चलाते हैं। तो उद्दीपक हमारा गर्मी है और पंखा चलाना हमारा रिस्पॉन्स है। ठीक है, लेकिन ये जो स्किनर ने बोला है, उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा उद्दीपक होना चाहिए, हम रिस्पॉन्स वैसे भी कर सकते हैं बिना उद्दीपक के भी। ठीक है, तो कैसे उन्होंने किया था? उन्होंने चूहे के ऊपर करके देखा था, कबूतर के ऊपर करके देखा था, और इन्होंने किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया। तो तुम ध्यान देना एकदम कि थॉर्नडाइक पे ही बेस्ड होता है BF स्किनर का। पूछता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पे बेस्ड है, किससे ये लाया गया है? तो ये भूल और ये कह सकते हैं कि SR थ्योरी का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा एक टॉपिक है, उसमें उसका प्रत्याशा सिद्धांत है, उस किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। वो दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि छात्रों में सही व्यवहार के परीक्षण हेतु सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों को हम लोग को कहना है कि बच्चों तुम लोग अच्छे से व्यवहार करो, तुम लोग सबके सुबह मतलब क्या अच्छा आचरण करो, जो भी ये चीजें हमको अच्छे व्यवहार के बारे में बच्चों को बताना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि पहले हम खुद वैसा करके बच्चों को दिखाएं। हम लोग पहले खुद वैसा करें, हम लोग खुद पहले अच्छा आचरण करेंगे तो बच्चे भी उस पर अच्छा आचरण करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है? सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही व्यवहार को प्रस्तुत करके हम लोग, जैसे अगर हम भोजपुरी बोलेंगे तो बच्चे भी भोजपुरी बोलेंगे, हम अगर अच्छे से बात करेंगे तो भी अच्छे से बात करेंगे। यानी हमारे व्यवहार को ही वो प्रस्तुतिकरण एक तरह से हमारा है, और वो बच्चों के सामने जैसा होगा वैसा वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो व्यवहार के सही प्रशिक्षण का तरीका क्या है? हम खुद वैसा करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक है विलियम जेम्स। ध्यान देना है, विलियम जेम्स थे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के पुस्तक के लेखक।
क्वेश्चन नंबर 37 है, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। द्विखंड और त्रिखंड दोनों स्पीयरमैन ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, संरचनावाद के जनक। व्यवहारवाद पढ़ोगे आप लोग उसी में पढ़ोगे, समाजवाद पढ़ोगे उसी में आप लोग, गेस्टाल्टवाद आप लोग उसी में पढ़ोगे, ठीक है। तो उसी में एक मिलता है संरचनावाद। तो संरचनावाद के जनक कौन थे? विलियम वुंट है, और पहला प्रयोगशाला भी विलियम वुंट ने ही दिया था, ठीक है। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला भी विलियम वुंट ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो समायोजन की मैंने लिखा है समस्या। किशोरावस्था में बच्चे समायोजन नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर के बदलाव, अपने मानसिक बदलाव या समाज में होते उनके, समाज में क्या होता है कि बच्चों को वहां से किशोरावस्था थोड़ा सा उनके साथ एक तरह से कह सकते हो कि उनके वो समायोजित इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनके दिमाग में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो या तो गार्जियन से हेल्प नहीं मिल रही है या समाज से हेल्प नहीं मिल रही है, तो वो समायोजन नहीं कर पाते इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आखिरी प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि कई तरह की विधि में होती है, तो फिर प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे सुकरात। इसके प्रतिपादक कौन थे? सुकरात। तो ये थे कुछ 40 प्रश्न मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, इसमें से कुछ प्रश्न जरूर आप लोग के पेपर में आ जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका। और इससे रिलेटेड मैं और भी टॉपिक लाता रहूंगा, हिंदी के लिए लाता रहूंगा, या जो भी टॉपिक है लाता रहूंगा। अगर आपको कोई सुझाव होंगे तो आप जरूर बताएंगे। ओके फ्रेंड्स।